मद्देनजर रखते हुए आप मतदान करने आप वहां पर जाएं। जरूरी है सही समय पर सही फैसला लेना, और वो सही समय आज है। आपका आज का लिया हुआ फैसला अगले 5 साल तक आपको प्रभावित करेगा। ऐसे में मैं मानता हूं कि चुनाव के दौरान कई बार विभिन्न तरीके के भ्रम फैलाए जाते हैं, भ्रांति की बातों को कहा जाता है, पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका विश्वास किस नेता के ऊपर है, आपका विश्वास किस गठबंधन के ऊपर है, उसके साथ आप अपने आप को जोड़ने का काम करें। हमारे प्रदेश की विडंबनाओं में से एक, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था, जातीय व्यवस्था रही है। मैं नहीं चाहूंगा कि यह नेता मेरी जाति का है, इसलिए आप उसका समर्थन करें। पिछले 5 साल में उसने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, या अगर कोई नया चेहरा है वो अगले 5 साल के लिए क्या करने की सोच आपके लिए रखता है, और उस सोच का प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार कई राजनीतिक दल, कई नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं जिसका कोई रोड मैप नहीं होता, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाएंगी उसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं होता है। जस्ट बिकॉज की चुनाव है, हम लोग को वादे करने बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। ऐसे में जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात पिछली बार आपसे कर रहा था, मैंने उस वक्त भी आपसे जिक्र किया था कि एक ऐसा रोड मैप है जिसको हम लोगों ने पूरे विस्तार में तैयार करने का काम किया। न सिर्फ हम बता रहे हैं कि क्या होगा, बल्कि कैसे होगा, वो रास्ता भी हम लोगों ने पूरी तरीके से निर्धारित किया हुआ है। अगर हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा, अगर हम लोग रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं अगर उसको लेके कंसर्न्स आ रहे हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र को कैसे मजबूती दी जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाएगा, ये तमाम बिंदु जिसमें मैंने मोटा मोटी पिछली बार आपसे चर्चा भी की थी। पर आज जब मैं आपके बीच आया हूं, पहले चरण के चुनाव के मतदान के दौरान भी मैंने इस बात का अनुभव किया, और ये होता है हर चुनाव में, ये होता है जैसे मतदान समीप आने लगता है भ्रम फैलाने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है, और कई बार ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, ऐसे फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, और कई बार जानकारी के अभाव में हम लोग उनके इस जाल में, उनके इस ट्रैप में हम लोग फंसकर ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव अगले 5 साल तक हम लोग के ऊपर पड़ता है। मैं 1-2 उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। एसआईआर का मुद्दा आज की तारीख में इतना गरमाया हुआ है कि भैया एसआईआर वोट काट दिए गए। मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता इस बात को समझे कि ये विषय क्या है, क्यों है, और इसको लेकर इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। पहली बात तो एसआईआर एक ऐसा इंटेंसिव रिवीजन है जो पहली बार देश में नहीं लागू किया गया। इससे पहले भी रेगुलर इंटरवल्स में 4 बार और एसआईआर को देश में लागू कर सुनिश्चित किया गया कि जितने हमारे मतदाता साथी हैं, जो हमारी वोटर लिस्ट है, उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। समय समय पर रेगुलर इंटरवल्स में आजादी के बाद से 4 बार इस प्रक्रिया को पहले भी देश अपना चुका है। हूबहूब उसी स्थिति में एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस बार बस फर्क इतना है, इस बार से बदलाव इतना है कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी को हमने इन्वॉल्व किया है। पहले आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने पड़ते थे, पहले आपको फिजिकली ये सारी चीजें जाकर आपको बोलनी पड़ती थी, बट आज आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हूबहूब उसी तरीके से अपनाई गई जो संभवतः जब विपक्ष का जब शासनकाल होता था उस वक्त जिस तरीके से इसको अपनाया जाता था, एग्जैक्टली इसको वैसे ही इस बार भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। अब विपक्ष इसको लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। अब विपक्ष इसको लेकर बार बार ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आपके वोट काट दिए जाएंगे, आपको वोट देने के हक से आपको वंचित कर दिया जाएगा, जबकि ये वोटर लिस्ट को सुधारने की प्रक्रिया है। इस बार उसको अपनाया क्यों गया? क्योंकि विपक्ष ही बार बार हमला कर रहा था। अगर आप सबको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान से विपक्ष ने एक ये नया हथियार अपने हाथ में लिया
कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, और विपक्ष ने लगातार इसको लेकर हो हल्ला मचाने का काम किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया, उसके तुरंत बाद हुए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। महाराष्ट्र को तो लेकर आज तक हम लोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भैया आपने वोटर लिस्ट में धांधली की, आपने वोट जोड़े, वोट घटाए, जिसकी वजह से आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, और बहुत कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि एट द सेम टाइम झारखंड में आपकी सरकार बनी। महाराष्ट्र में अगर आप नहीं जीते तो वो गड़बड़ी वोटर लिस्ट की, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार। पर अगर झारखंड में अगर आप जीत गए तो वहां की वोटर लिस्ट भी ठीक थी, वहां की ईवीएम्स भी ठीक थी, वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक समय पे एक साथ हुए दो चुनाव के दो अलग परिणाम, एक परिणाम आपके पक्ष में आता है, वो परिणाम बिल्कुल सही है, पर दूसरा आपके पक्ष में नहीं आता है तो वो गलत है। एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं, ये कहीं ना कहीं उस सोच के साथ विपक्ष आगे बढ़ रहा है। बहरहाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर इन लोगों ने बार बार ये हो हल्ला मचाया कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई। हरियाणा में क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इनका प्रदर्शन शायद बेहतर रहेगा, पर इनकी इन फाइटिंग की वजह से ही जिस तरीके से हरियाणा में भी कांग्रेस पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, उसके बाद विपक्ष और ज्यादा एग्रेसिव इस मुद्दे को लेकर हुआ। और आप सबने देखा कि मॉनसून के सत्र को विपक्ष ने चलने ही नहीं दिया, पूरी तरीके से उस सत्र को इन्होंने वॉश आउट करने का काम किया। एसआईआर पे बहस हो, एसआईआर पे डिबेट हो, इस मुद्दे को सामने रखते हुए। नाउ कांग्रेस जैसा दल, एक पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस रही है, उसके बाद भी जब आप ऐसी बातें करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, थोड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। अब ये मांग कर रहे थे कि एसआईआर पे चर्चा सदन के भीतर हो। मैं आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये संभव कैसे है? एसआईआर एक ऐसा विषय है जो कि चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ विषय था। इसमें मेरी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, ना 3 में ना 13 में आपने शिकायत की थी चुनाव आयोग के पास, बार बार जाके आप दरवाजा खटखटा रहे थे कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। उस धांधली को सुधारने की एकमात्र प्रक्रिया जो आजादी के बाद से अभी तक अपनाई जा रही है वो एसआईआर की प्रक्रिया ही थी। इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से ही हर बार उसको सुधारा जा रहा था, और ये फैसला लेने की जिम्मेदारी, अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पास है। और चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत पर, कांग्रेस की, राज्य जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी शिकायत पर इन्होंने इसको सुधारने के लिए इन्होंने एसआईआर लागू करने की बात की। अब उसके बाद ये काउंटर पे आ गए कि भैया आप एसआईआर में तो आप वोट काट रहे हैं, तो सुधारने की प्रक्रिया को पुनः इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि इसमें भी आप धांधली कर रहे हैं, आप इसको भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर इन्होंने नॉन स्टॉप पार्लियामेंट को इन लोगों ने स्थगित करके रखा, सदन चलने नहीं दिया, पूरा मॉनसून का सत्र। मांग थी कि इसके ऊपर चर्चा हो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कि कैसे सदन में इसको लेकर चर्चा हो सकती थी? ये विभाग या ये विषय एसआईआर किस मंत्रालय के अंदर आता है? सदन में सिर्फ उन बातों पर चर्चा होती है जो मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी मंत्री की होती है। अब मुझे ये बताए कांग्रेस के लोग कि एसआईआर के ऊपर अगर चर्चा होती तो जवाब कौन देता? चुनाव आयोग कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? कौन से मंत्री की जिम्मेदारी तय की जाती है कि भैया आप इस पे जवाब देंगे, या आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि चुनाव आयोग सदन के भीतर आकर इसके ऊपर जवाब देता? चुनाव आयोग अपने में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इट्स एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सरकार की उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो ऐसे में अगर आपको शिकायत थी, आप चुनाव आयोग के पास जाते, नहीं अगर आपको वहां से समाधान मिलता या अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप न्यायालय जाते, वहां पर जाकर आप दरवाजा खटखटाते, वहां पे आप बोलते कि भैया ये चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया का पालन किया है, हम लोग मानते हैं कि ये गलत है और यहाँ धांधली हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी पीपीटी प्रेजेंटेशंस देते हैं, हर दूसरे तीसरे हफ्ते आके बताते हैं यहाँ पे वोट चोरी, पहली बार तो वो अपने ही राज्य में चले गए थे, कर्नाटका में ही बोलने लग गए थे कि वोट चोरी हुई है, जबकि कर्नाटका में पिछली बार जो सरकार चुन के आई थी वो उनकी अपनी सरकार है। सो अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटका में, जो कि उन्होंने उदाहरण के साथ बताया, तो क्या वोट चोरी के माध्यम से उनकी वो सरकार कर्नाटका में बनी? अलग अलग राज्यों के उन्होंने उदाहरण दिए। आप ये उदाहरण मीडिया के सामने दे रहे हैं। अगर इतने ही तथ्य हैं और अगर इस बात में इतनी ही ग्रेविटी है तो एक बार तो जाइए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए। आपको शिकायत इस बात की है ना कि भैया चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, ठीक है, अगर ये आपकी शिकायत है, दूसरा विकल्प क्या है?
आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप न्यायालय जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। सरकार इसमें कोई भूमिका निभा ही नहीं सकती। आई रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जिस प्रक्रिया की शुरुआत की उसमें आप असहमत हैं, हम लोग सहमत हैं। हम लोग मानते हैं कि होना चाहिए, और सरकार का हिस्सा होने के नाते हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कई बार ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो संभवतः इस देश के नागरिक नहीं। और हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया है, स्पष्ट तरीके से कहता है कि जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है वो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो घुसपैठिए हैं, जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आए हैं, उनके नाम इसमें से कटने अनिवार्य हैं, कटने चाहिए। उस सोच के साथ जब चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत पे इस प्रक्रिया को लागू किया तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इस दौरान कई लोगों का संभवतः दुखद निधन हुआ होगा जिनके नाम हटने जरूरी हैं। कुछ लोग माइग्रेट करके शायद दूसरे राज्य में चले गए होंगे, 2 जगह उनके नाम होंगे, वो भी उसमें से छटने जरूरी हैं। इस सोच के साथ इसका पालन हो रहा था, जिसका एनडीए के तमाम घटक दलों ने मजबूती से साथ देने का काम किया। बट विपक्ष, और विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस, अब इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक बटा हुआ विपक्ष दिखाई देता है, आपको एकजुटता इसमें नहीं दिखाई देती। जब बिहार में राहुल जी आए तो जरूर राष्ट्रीय जनता दल ने उनका साथ दिया इस विषय को लेकर, बट उनके जाने के तुरंत बाद और एंड देन आफ्टर दैट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम वो गायब भी हो गए थे, लगभग 2 महीने तक, 55-58 दिन तक वो वापस नहीं आए थे। और तब तक राजद अपने विषयों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर फिर चुनाव में आ गया था। और ना के बराबर बहुत कम ऐसे दल दिखते हैं जो एसआईआर को लेकर इतने एग्रेसिव होते हैं। विपक्ष में अगर हम लोग देखने की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो मुझे इतना एग्रेशन उनमें नहीं दिखता है। तो वो एकजुटता, अगर ये विषय इतना ही गंभीर है तो पूरे एकजुटता के साथ विपक्ष को आना चाहिए था, और तथ्यों के साथ। आपने बार बार कहा कि इतने वोट काट दिए गए, इतने वोट काट दिए गए, बट आज तक विपक्ष के किसी भी दल ने औपचारिक आपत्ति दर्ज अभी तक चुनाव आयोग के पास नहीं कराई है। जब तक आप औपचारिक तौर पर आप आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे तो आपकी शिकायत के ऊपर जांच कैसे होगी। और मैं पुनः कहता हूं कि अगर नहीं विश्वास आपको चुनाव आयोग पे, जो होना चाहिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे विश्वास नहीं रखेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, तो देश को आप अराजकता की ओर आप लेकर जा रहे हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बट आपने वो भी जाना जरूरी नहीं समझा। मीडिया के सामने आकर बार बार भ्रम फैलाना, मीडिया के सामने इन सारी बातों को रखना, जिससे निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना। अब ये एक पैटर्न है विपक्ष का। इस पैटर्न पे अलग अलग समय में, अलग अलग चुनाव के दौरान ये फॉल्स नैरेटिव सेट कर विपक्ष ने हमेशा एक एज लेने का प्रयास किया। बहुत समय पहले अगर आपको याद हो तो सीए को लेकर भी इसी तरीके का भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाया गया था। अब सीए एक नागरिकता देने वाला कानून था, और बहुत ही सहजता, सरलता से विपक्ष ने एक फॉल्स नैरेटिव सेट करके एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताने का काम किया, और देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा, ये कहते हुए कि अगर सीए लागू हो गया तो मुसलमानों की खासतौर पे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये नैरेटिव लगातार इन्होंने, और लंबे समय तक देश भर में एक आगजनी का माहौल इसकी वजह से बना रहा। अब सीए ऐसे देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान हैं। ऐसे देशों में जहां पे मेजॉरिटी में मुसलमान आबादी है, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, संभवतः हिंदू होंगे, जैन होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, सिख होंगे, ये ईसाई होंगे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया था। बट देश भर में भ्रम क्या फैलाया गया कि सीए आएगा तो मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। और उस वक्त अगर आप विजुअल्स और रिकॉर्ड्स अगर आप निकाल के देखें, देश भर में मुसलमानों को डराने का काम किया गया। आज आप मुझे बताइए, आज सीए को आए हुए लगभग 2-3 साल होने को आए हैं, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई। ये जब कोई ऐसा विषय आता है देश में अराजकता फैलाने के लिए, एक अनरेस्ट फैलाने के लिए, एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है। जैसे उस वक्त सीए को लेकर किया गया था, आज एसआईआर को लेकर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन बिटवीन ड्यूरिंग लोकसभा चुनाव यही प्रयास संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को लेकर किया गया था।
जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान भी हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा। क्या उस वक्त भ्रम फैलाया गया कि भैया अगर मोदी तीसरी बार अगर चुनकर आते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आए केंद्र में मेरी सरकार को, कितने लोगों का आरक्षण छीन लिया गया, या कहां के संविधान की हत्या कर दी गई, या कहां के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया। बट पूरा चुनाव उसके ऊपर राहुल जी ने खास तौर पर एक वो लाल किताब अपने हाथ में रखकर हर मंच पर जाकर उस लाल संविधान की किताब के माध्यम से दिखा कर लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। ऑल आई वॉन्ट टू से विद ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज कि ये फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जब आप पॉजिटिव नैरेटिव से आप नहीं जीत पाते, जब आप अपने किए हुए कार्यों से अगर आप नहीं जीत पाते, अपनी नीतियों का विश्वास आप जनता के भीतर नहीं जगा पाते, तो आप उनको डराना शुरू कर देते हैं। और ये डराने की राजनीति विपक्ष लंबे समय से कर रहा है, जिसमें कांग्रेस, राजद, ये तमाम घटक दल इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे में समय समय पर जब जब चुनाव आता है, झूठ बोलकर एक प्रोपेगेंडा सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जाता है। दुख तब होता है कि कई बार कुछ ऐसे भोले लोग होते हैं जो संभवतः विश्वास भी कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग को नुकसान हुआ, इसी वजह से हुआ लोकसभा के दौरान, क्योंकि कुछ लोग उनकी बातों में आ गए कि हो सकता है संविधान को हटा दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। बट मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना सुरक्षित मेरा देश है, शायद ही इससे पहले किसी और के नेतृत्व में हमारा देश इतना सुरक्षित रहा। अगर हाल फिलहाल की जम्मू कश्मीर में घटी घटना को अगर हम लोग छोड़ दें तो पिछले 11 साल में ना के बराबर कोई ऐसा आतंकी हमला हुआ जो इससे पूर्व में हम लोगों ने देखे ऑन अ रेगुलर बेसिस होते थे। हम लोग के फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र तक आतंकी घुस गए थे और उसके बाद भी सरकारें खामोश नहीं थी। आज न सिर्फ सरकारें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती हैं, बल्कि हर तरीके से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि पहली बात ऐसी घटना घटे ही नहीं। मैं आज आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि जब हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, जब हम लोग बिहार हित की बात करते हैं, ऐसे में जरूरी है ऐसी सोच के साथ जुड़ना जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में सिर्फ आपके विकास की बात करे। मेरे प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में निरंतरता में उन्होंने प्रयास किया अमीरी गरीबी के बीच की दूरी को मिटाने का, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का। मैं खुद मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर आगे चल रहा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हम लोग का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें 140 करोड़ देशवासी उसमें समाहित हैं। ऐसे में जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूं। जरूरी है ऐसे नेतृत्व के साथ जुड़ना जो सबका समावेश करके आपको आगे लेकर जाने की बात करे, विकास की बात करे, ना जाति की बात करे, ना धर्म की बात करे, ना आपको संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण का डर दिखाकर आपके मन में भय पैदा करने की बात करे। हम लोग अपनी नीति, अपने द्वारा किए गए कार्य, आने वाले दिनों में हम लोग की क्या क्या योजनाएं हैं, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है विकसित बिहार बनाने के लिए आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। मुझे चिराग पासवान को भी जरूरत है आप सबके साथ की। बिना आपके चिराग पासवान कुछ भी नहीं है। मैं लाख बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात कर लूं, बट बिना आपके साथ, बिना आपके सहयोग के मैं उसको नहीं धरातल पर उतार पाऊंगा। इसीलिए आज जब हम लोग दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की दहलीज पर मौजूद हैं, आप सबका आशीर्वाद और साथ मांगने आया हूं। ईमानदार सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। एक गोल्डन एरा होगा विद गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हमारे बिहार को वैसा राज्य बनाने की जिसका सपना संभवतः हमारे पूर्वजों ने देखा था। आने वाली पीढ़ी को एक विकसित राज्य सौंप के जाने की जिम्मेदारी इस पीढ़ी के ऊपर है।